नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालात तेजी से बदले हैं उन पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये 21 जून 2025 तक की जानकारी पर आधारित है। जी। हमारे पास कई अलग अलग समाचार स्रोत हैं, लेख हैं जो हाल के हमलों, कितना नुकसान हुआ और जो कूटनीतिक कोशिशें हुई उनका ब्यौरा देते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के आधार पर ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, मुख्य घटनाएं कौन सी रहीं और इसका मानवीय और कूटनीतिक असर क्या पड़ रहा है। हाँ, और जो बात इसे थोड़ा अलग बनाती है वो ये है कि शायद पहली बार दोनों देशों के बीच सीधा टकराव इस स्तर तक पहुंचा है। सही कहा। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, परमाणु ठिकानों तक पर हमले हुए हैं। ये अभूतपूर्व है। चलिए इसी पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत ईरान के हमलों से करते हैं। मध्य इजराइल में जैसे होलोन, हाइफा, वहाँ सुबह सुबह मिसाइल हमले हुए। हाँ, और उससे सैकड़ों लोग घायल हुए। हर तरफ सायरन बज रहे थे। स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। बहुत कड़ी निंदा हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। और एक और चीज जो सामने आई वो चिंताजनक है। ईरान ने शायद अपनी नई मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल, वो जिसे MIRV कहते हैं, हाँ, MIRV, उसका इस्तेमाल किया। मतलब एक मिसाइल कई हथियार। इससे इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसके लिए बड़ी चुनौती। बिल्कुल, उसे भेदना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाकई एक नया खतरा है। जाहिर है इजराइल चुप नहीं बैठा, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और काफी जोरदार। हाँ, उन्होंने पूरे ईरान में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। सैन्य ठिकाने, परमाणु सुविधाएं। तेहरान, कौम, इस्फहान का परमाणु कॉम्प्लेक्स, रश्त शहर, मिसाइल रखने की जगह है, मतलब व्यापक स्तर पर। जी। और कौम में जो हमला हुआ उसमें ईरान के एक बड़े कमांडर सईद इजादी वो मारे गए। सईद इजादी ये कुद्स फोर्स के थे। हाँ, कुद्स फोर्स के वरिष्ठ कमांडर थे। ये रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की बाहरी ऑपरेशन शाखाएं। तो ये एक बड़ी क्षति है ईरान के लिए। और इजराइल का दावा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है। हाँ, उनका दावा है 2 से 3 साल पीछे कर दिया। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा दावा है। सही। विश्लेषक इस पर बटे हुए हैं कि क्या ये वाकई में संभव है या ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश ज्यादा है। इन सब हमलों और जवाबी हमलों का जो मानवीय पहलू है वो बहुत दुखद है। बिल्कुल। आंकड़े जो आ रहे हैं वो अनुमानित हैं, लेकिन ईरान में लगभग 639 मौतें बताई जा रही हैं, नागरिक और सैनिक मिलाकर। और इजराइल में 24 नागरिकों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग घायल हैं। ये सिर्फ मौतें नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमा पार हमलों में अस्पताल, रिहायशी इलाके सब निशाना बने हैं और दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। ये स्थिति को और गंभीर बनाता है। हाँ, मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अच्छा, इस सब के बीच कूटनीति की कोई गुंजाइश बची? वो जिनीवा में कुछ बातचीत की खबरें थी, यूरोप कोशिश कर रहा था। हाँ, कोशिशें तो हुई जिनेवा में। यूरोप ने अगुवाई की, लेकिन वो वार्ता विफल रही। कोई युद्ध विराम समझौता नहीं हो पाया। क्यों? मतलब ईरान की क्या मांगे थी? ईरान की कुछ शर्तें थीं, जैसे इजराइल हमले तुरंत रोकें और एक खास बात ये कि वो अमेरिका से सीधे बात करने को तैयार नहीं दिखे। तो ये तो एक तरह का गतिरोध है। बिल्कुल, कूटनीतिक गतिरोध। और ये चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि इससे संघर्ष लंबा खिंच सकता है। दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बाकी देश क्या कह रहे हैं? चिंता तो सभी जता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र है, IAEA है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। हाँ। और UAE, तुर्की, रूस, चीन, कई देश कह रहे हैं कि संयम बरतें, हालात और ना बिगड़े। और क्षेत्रीय स्तर पर वहाँ भी हलचल है। ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास खाली कर दिया है। अमेरिका सैन्य मदद के विकल्पों पर विचार कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि वो इस मामले से दूर रहे। तो मतलब कई सारे पेंच हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, क्षेत्रीय तनाव भी। जी बिल्कुल, स्थिति काफी उलझी हुई है। तो आगे क्या लग रहा है? इजराइल का क्या रुख रहेगा? देखिए, इजराइल की तैयारी तो एक लंबे अभियान की लग रही है, खास तौर पर ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे को निशाना बनाने की। और ईरान, क्या वो पीछे हटेंगे? ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। वो जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। हाँ, एक बात उन्होंने कही है कि वो परमाणु वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी शर्त है कि सिर्फ यूरेनियम संवर्धन सीमित करने पर बात नहीं होगी। मतलब वो व्यापक बातचीत चाहते हैं शायद। और अमेरिका, उनकी भूमिका क्या हो सकती है? यहाँ थोड़ी अनिश्चितता है। हाँ, यहीं पर चीजें थोड़ी धुंधली हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, जो अब सलाहकार की भूमिका में हैं, वो सैन्य समर्थन का संकेत दे रहे हैं।
अच्छा, जबकि यूरोपीय देशों की कूटनीति फिलहाल रुकी हुई सी लगती है। तो अमेरिका का रुख अगर बदलता है तो वो इस पूरे समीकरण में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये संघर्ष सीधे टकराव के एक नए और खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया है। बिल्कुल। हमने देखा कि दोनों तरफ जाने गई हैं, भारी नुकसान हुआ है, रणनीतिक ठिकानों पर हमले हुए हैं, खासकर परमाणु स्थलों पर, और कूटनीतिक कोशिशें वो फिलहाल तो नाकाम रही हैं। जी, स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। किसी भी तरफ से एक और गलत कदम हालात को और बिगाड़ सकता है। सही कहा। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आगे किस चीज पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। ये अच्छा सवाल है। क्या अमेरिका की बदलती भूमिका सबसे अहम होगी, या फिर ईरान की जो ये नई मिसाइल तकनीक है और इजराइल का आयरन डोम, इनके बीच का मुकाबला, या फिर जिनेवा में जो बातचीत बंद हो गई, क्या वहाँ पर्दे के पीछे कोई सफलता मिल सकती है? हाँ, इनमें से कौन सा एक कारक होगा जो इस तनाव की दिशा को सबसे नाटकीय ढंग से बदल सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है। ये भविष्य के लिए एक अहम सवाल है।